अस्सलाम वालेकुम। रंग, नस्ल, मज़हब ये कोई मायने नहीं रखते। कौम के मुस्तकबिल का जो तयन है वो उनके हालात वाक़यात वो ज़रूरियात करती हैं। इसके लिए एक दो बड़ी मिसाल लेता हूँ, फिर आज के जो दफ़ाई मुआहदा जिसकी बात गश सुनाई दे रही है उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये इतना बड़ा मौजू है और इसके पीछे के मुल्कात आने वाले मुस्तकबिल में क्या होगा ये तो किताबें लिखी जा सकती हैं इस पर, लेकिन आप 5-7 मिनट की वीडियो पे कितना वो बंदा बयान करेगा। देखिए, अगर रंग, नस्ल, मज़हब मायने रखते हैं ना तो कभी करबला का वाक़या ना होता। एक ही रंग, एक ही नस्ल, एक ही मज़हब के लोग थे। अगर ये चीज़ इतनी अहम होती तो कभी फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार ना होती। वो भी सारे एक ही कल्चर, एक ही रंग, एक ही नस्ल, एक ही मज़हब के आलमोस्ट लोग थे। हमेशा जो मुल्कों, कौम और दुनिया के जो हालात हैं वो हालात वाक़यात और ज़रूरियात के हिसाब से आगे बढ़ती हैं। अभी डायरेक्ट आप मौजूदा सूरत हाल में भी देख लें तो आप देख लें, जब इंडिया और पाकिस्तान की आपस में 2-4 दिन की जंग हुई, पाकिस्तान ने उसमें भरपूर इंडिया की ठुकाई की, लेकिन इसके पीछे आपकी अरब दुनिया की उस वक़्त के हालात देख लें कि इंडिया के लिए जो इसराइली ड्रोन थे वो कतर के ज़रिए आए और सऊदी अरब भी बस बातों से ही ज़बानी जमा वो क्या कहते हैं करता रहा, खाली कुछ अमली तौर पर। वैसे भी वो अमली तौर पर हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमारे लिए किसी ने क्या करना है। वैसे भी जंगें अपने जोरे बाजू पर ही लड़ी जाती हैं। हाँ, मुआहदे और एक दूसरे के साथ तावन वो फिर एक लाख सिचुएशन या सिनेरियो बनता है। वहाँ जो भी कोई आला तुम बैठे और वो बैठ कर सोच लें कि जो कमज़ोर है उसके पास क्या कोई ताकत है और जो ताकतवर है उसकी क्या कमज़ोरी है, तो वो आपस में मुआहदे वगैरह करके आपस की वो कमज़ोरियाँ और खामियाँ और जो ताकतें उनके पास हैं उनको आपस में शेयर कर लें तो फिर एक ज़ाहिर है मुनासिब सी कुव्वत बन जाती है, इसमें कोई शक नहीं। मगर अभी ये जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ हुआ था ये तो आज से कई दहाइयाँ पहले इस पर बात जी दुनिया के अपने जो मीडियाज हैं पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पर भी सारे जानते हैं, आम पाकिस्तानी भी जानता है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ, ये सिर्फ पाकिस्तानी आवाम नहीं दुनिया भर के जो लोग हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ कोई गैर तरीरी मुआहदा है कि अगर वहाँ मक्का और मदीना पर किसी की सूरत में हमला होता है तो पाकिस्तान उसका दफा करेगा। चलें, अब ये रिटर्न सूरत हाल इख्तियार करता या कर रहा है या कर चुका है तो इसमें भी कोई मुज़ाहिरा नहीं, अच्छी बात है। और यकीन करिए अगर ये मुआहदा ना भी होता और कोई दुनिया की ताकत मक्का और मदीना की तरफ से मैली आंख से देखती है तो पूरी दुनिया के मुसलमान यकजान और यकआवाज़ होकर इकट्ठे हो जाते। सो इसमें मुझे तो इतनी बड़ी कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। इसको अगर दुनियावी लिहाज से आप देखते हैं, ये तो मजहबी लिहाज से थी, दीन के लिहाज से थी, तो वहाँ तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। अब इसको दुनियावी लिहाज से देखते हैं, देखिए वहाँ कतर में भी और सऊदी अरब में भी अमरीकी अड्डे हैं और उन अमरीकी अड्डों के होते हुए पाकिस्तान सऊदी अरब का दफा किस तरह करेगा, ये असल में डिबेट इस पे होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। और यकीनी तौर पर भी सऊदी अरब को भी ये सोचना, यकीनी तौर पर सोच भी चुके होंगे कि कतर में अगर उनके जो अमरीकी अड्डों के होते हुए भी इसराइल ने उन पर हमला कर दिया और सऊदी अरब में भी अमरीकी फौजी अड्डे होते हुए भी अगर इसराइल चाहे तो किसी इलाके में मक्का मदीना का तो वो सोचेंगे भी नहीं। अभी बाद में भी जब सोचेंगे तो उसके नतीजे बड़े भयानक होंगे, दो मुल्कों के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। ज़ाहिर है अगर आप किसी के मजहबी जो मुकद्दस मकामात है वहाँ हमला करते हैं तो उसके नतीजे बहुत भयानक ही निकलते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कर सकता है, याद रखिए इससे पहले भी वहाँ जो 37 ममालिक की एक इत्तेहादी फौज बनी है उसके भी सरबराह पाकिस्तान के सबक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ ही हैं। अगर उस फौज के होते हुए इनको फिर भी अपने दफा का डर है और उनको नहीं कि तहरीरी मुआहदा को पाकिस्तान के साथ ही चाहिए तो इसका मतलब कि वो जो 37 ममालिक की इत्तेहादी फौज है वो तो किसी काम की नहीं, होना तो ये चाहिए था। बल्कि आगे मेरा ख्याल है इसी शायद पैटर्न पे चलें कि पाकिस्तान की फौज यहाँ जाकर सऊदी अरब जाए और सिर्फ वही एक, तो ये
بات کوئی اس میں اتنا وزن بنتا نہیں. وجہ کہ مکہ اور مدینہ کسی ایک ملک کا، مسلمان ملک کا نہیں، وہ ساری مسلم امہ کا سانجا ہے. وہاں ہر مسلمان کا دل اسی طرح دھڑکتا ہے جس طرح کہ پاکستان کا دھڑکتا ہے. تو آلریڈی وہاں 37 ممالک کی فوج ہے، میرا خیال ہے اس کو زیادہ مضبوط بنانا چاہیے. ہاں اس کی کمان اگر لگاتار یا زیادہ عرصے کے لیے پاکستان کے پاس رکھے، ویسے تو اس کو روٹیشن میں ہونا چاہیے، کبھی ایک ملک کی کبھی دوسرے ملک کی، لیکن اگر لمبے عرصے کے لیے یا زیادہ عرصے کے لیے کہہ لیں کہ اس کی جو سربراہی ہے وہ پاکستانی فوج کے یا پاکستانی جنرلز کے ہاتھ میں رہے، تو شاید دوسرے بھی مسلمان ممالک کو کچھ حوصلہ رکھے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی فوج دوسرے ایز کمپیئر ٹو دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ان سے بہت زیادہ پروفیشنل، طاقتور ہے، اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بھی یہ ماشاء اللہ بہت آگے ہے. حالی دفاعی معاہدہ اگر کاغذوں کی حد تک ہے تو اس کا تو کوئی اتنا لمبا چوڑا امپیکٹ پڑنے والا نہیں، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ باتیں ہر مسلمان ملک کے جو عوام ہیں، ہر مسلمان ملک کے جو عوام ہیں، یاد رکھیے یہ حکمران کوئی عملی قدم اٹھائیں نہ اٹھائیں یا یہ سوچیں گے، لیکن جو مسلمان ممالک کے عوام ہیں وہ اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے کہ مقدس مقامات پر یہ عملے کا کچھ سوچتے بھی ہیں، تو یہاں کے جو ہر ملک کے، ہر مسلمان ملک کے عوام ہیں وہ اپنے ملکوں کی انسٹینٹ بجا دیں گے اگر انہوں نے جواب نہ دیا تو مجھے تو اس بارے میں کوئی زیادہ فکر مند یا فکر لاحق نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس میں کوئی پریشانی کا ایسا عنصر ہے. دنیا چاہے ساری بھی مل جائے تو پھر یہ دنیا ہی ساری یقین کریں یہ جو مذہبی مقامات پر حملہ یہ ہلا کے رکھ دے گا، یہ روئی کی طرح اڑیں گے یہاں چیزیں ایسی. اگر اس طرح کا کوئی بد دماغ انسان کو سوچ بھی لے کہ ایسا اس نے کرنا ہے. دو ممالک کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، دو ریاستوں کے درمیان یہ معاہدے ہوتے ہیں. بدقسمتی ہے کہ جو مذہب دنیا ہے، طاقتور دنیا ہے، آپ دیکھیں اگر امریکہ نے آج سے 20-25 سال پہلے معاہدے کیے ہوئے ہیں تو وہاں کا اس وقت کا صدر آج کا آپ کو نام بھی نہیں شاید معلوم ہوگا. لیکن پاکستان، بالکل ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، باقی تو جہاں مسلمان ممالک میں جس طرح کے بھی گھومتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، امریکہ ہیں، اس کو چھوڑیں. یہاں اگر کوئی اس طرح کا کوئی ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، ریاست کے وجود کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے جو کام کرتے ہیں، یہ اس طرح دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاہدہ شاید کوئی ریاست پاکستان کیا ہے، یہ ادارے سارا مل کر اور اصل مال عوام کل کلا کو جو یہ موجودہ سیٹ اپ ہے تو چلا جائے گا. حکومت تو ویسے ہی فارم 47 کی ہے، اور جو آرمی کے سربراہ ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر وہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے. اس سے پہلے کون تھا، اس سے پیچھے کون تھا، آخری 15-20 سال نکال کے 90 سے شروع کر لیں تو آپ کو کتنے آرمی چیف نظر آئیں گے، اور آئندہ بھی اس طرح ہوتا رہے گا. تو یہ ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہے. لیکن پاکستان جیسے جو ممالک ہیں، یہاں کی جو غیر قانونی حکمران ہوتے ہیں، بنیادی طور پر وہ ایسے معاہدوں کو اپنی تشہیر اور کامیابی بنا کر دکھاتے ہیں عوام کو، اور اپنی غیر آئینی غیر قانونی جو حرکات ہیں ان کو وہ لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چاہے صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کے ناشتے ہوں، یا ابھی فارم 47 کے وزیر اعظم جائیں گے تو ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے، ہو جائے گی تو پھر وہی تصویر ساری ٹک ٹاک وغیرہ. اور ابھی اس معاہدے میں بھی یہ سارا کوئی ایسے شو کرتے ہیں کہ شاید اگر ہم نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا. مجھے یہاں پرویز مشرف صاحب کی ایک بات یاد ہے، جب وہ 9/11 کا واقعہ ہوا تو پرویز مشرف آدھی وہ ان کے ساتھ اتحادیوں کے ساتھ چل پڑے. تو اس وقت یہ بحث چل پڑی کہ یہ جمہوری حکومت ہوتی تو یہ نہ ہوتا، فلاں نہ ہوتا، اگر یہ عوامی حکومت ہوتی تو شاید کچھ سوچتے، یہ نہ کرتے، وہ نہ کرتے. تو اس وقت جو بھی سینسبل جو تجزیہ نگار تھے، جو لات پر گہری نظر رکھتے تھے، وہ کہتے کہ بھائی کسی کی بھی حکومت ہوتی بطور ریاست پاکستان کا شاید وہی فیصلہ تھا جو پرویز مشرف نے کیا. حالانکہ اس فیصلے کے نقصانات اس قوم نے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں، پھر پاکستان کی معاشی تباہی، پھر جو یہ کلچر اندر مذہبی شدت پسندی اور یہ دہشت گردی، وہ سارے اسی کے آج ہم بھگت رکھے ہیں سب کچھ. لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ، یعنی جو بھی غیر عوامی، غیر مقبول
हुकूमत होती है, ये हमेशा इस तरह के जो मायदे होते हैं वहाँ अपनी उस गैर कानूनी हरकत को छुपाने की कोशिश करते हैं, और जबकि इसकी जो कीमत होती है वो आवाम को अदा करना पड़ती है। मुशर्रफ साहब तो चले गए हैं, लेकिन आवाम आज तक भी दहशत गर्दी के जो बला है वो उससे लड़ रहे हैं और जाने दे रहे हैं। आए रोज़ हमारे फौजी जवान जो है वो शहादतें पेश कर रहे हैं, वो उस एक जंग में से आज तक, और फिर ये मौजूदा जो सेटअप है फिर वही हरकत कर रहे हैं। पता नहीं क्यों हमें हर वक्त कोई जंगी जुनून बनाए रखने की फतूर है हमारे दिमागों में। हम अमन की तरफ नहीं जाते, हम बातचीत की तरफ नहीं जाते। लेकिन जो बंदा बंदूक उठा के रियासत के मुकाबले में आ गया उसको गोली मार दें, लेकिन बाकी लोगों के साथ आपको बातचीत ही करना होती है। जब वहाँ आप इस तरह की ज़ोर ताकत आजमाते हैं तो नतीजा आप देख लें। वही मुशर्रफ साहब ने कहा था उसको, अकबर अली भुट्टी को, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से हिट होगा, लेकिन आज तक उसके नतीजे भुगत रहे हैं। और फिर उस बंदे को जो गवर्नर रखा, जो वज़ीर आला रखा, जो जिसके बड़े तरीके पाकिस्तान के साथ रखे, काम करते रहे, जो बनियाने पाकिस्तान के जो पीछे उनके साथ और उनके पीछे जो काम करने वाले वो उनके साथी रहे। तो हमें अंदरूनी मुल्क अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, अंदरूनी मुल्क ये सियासी बेचैनी जो पैदा हुई इसको ख़त्म करने के लिए हमें इन मुआहदों से हट कर सोचना होगा। जब तक आप इन मुआहदों की आड़ में अंदरूनी सियासत को ख़राब करेंगे और जो कर भी रहे हैं तो उसके नताइज अपनी रियासत के लिए ख़तरनाक निकलेंगे। फिर हम दूसरों की हिफाजत करने के बजाय शायद हमें अपनी जान के लाने पड़ेंगे। ये सोचने वाली बात है। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो कुछ भी ये मुआहदा हुआ ठीक हुआ, लेकिन याद रखिए इसके पीछे भी वही हालात वाक़यात ज़रूरियात हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरियात हैं। वरना फ़लस्तीन की मदद के लिए कितने को लोग उठे, कितने को इस्लामी मुल्क इकट्ठे हुए, फिर कतर पर हमला भी हो गया। वहाँ भी जो इस पर जितने भी आपको प्रोग्राम मिलेंगे, जितने भी बातें मिलेंगी पढ़ने को, जो सुनने को, जो कुछ भी मिलेगा वो आप देखें। वो स्वाए बैठे हैं, बातचीत की है और ख़त्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं अमली तौर पर। तो अमली कदम उठाने के लिए जो चीज़ें आपको दरकार हैं उनकी तरफ बढ़िए, वहाँ कुछ करें। खाली बातें, खाली मुआहदे, खाली खोखले नारे, इससे काम बनने वाला नहीं, ना ही इससे कुछ काम बन पड़ेगा। और अपनी अंदरूनी सियासत को आयन और कानून के ताबे कर लें, कि जो मुल्क आयन और कानून के ताबे नहीं होते वो चाहे जितने भी मजबूत हो जाए, चाहे उनकी मायशत मजबूत हो जाए, चाहे वो इक़्तिसादी तौर पर मजबूत हो जाए, फौजी तौर पर मजबूत हो जाए, अगर उनकी अखलाकियात, आयन और कानून की जो असल सूरत हाल है वो कमज़ोर हो तो फिर कौमें तबाह बर्बाद हो जाती है। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।